हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू फार्मा एड। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। ओके, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि हिस्टामिन क्या है और हमारी हिस्टामिन का रोल क्या है, फंक्शन क्या है, हमें क्यों उसको ब्लॉक करना है और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स फिर क्या होती हैं, किस तरीके से एक्शन करती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? इट इज़ अ ऑटोक्वाइड। ऑटोक्वाइड मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ऑटोक्वाइड वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी से ही रिलीज होते हैं, यानी हमारे सेल से ही रिलीज होते हैं। किसी पैथोलॉजिकल फंक्शन में या किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में सेल की हीलिंग करते हैं या खुद की सेल की हीलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि आप हम ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारे ऑटोक्वाइड्स है, तो उसमें हमारा हिस्टामिन भी आता है। अब ये कहाँ सिंथेसाइज होता है और स्टोर्ड कहाँ होता है? ये हमेशा स्टोर्ड होता है मास्ट सेल में, राइट। मास्ट सेल इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC सेल। जैसे मास्ट सेल होती हैं, बेसोफिल सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, वैसे ही WBC की टाइप की सेल्स हैं जिनको मास्ट सेल बोलते हैं। ये मैंने सेल बनाई है और इस सेल के अंदर ये जो हिस्टामिन है ये एक आप बोलते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रैन्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, राइट। अब इस मास्ट सेल के ऊपर अगर आप देख रहे हैं ये जो टी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज टी लाइक स्ट्रक्चर्स आर द एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? मास्ट सेल के सरफेस के ऊपर, राइट। अब इन एंटीबॉडीज का रोल क्या है आगे हम पढ़ेंगे। अब इन एंटीबॉडीज़ के जब ये स्टिमुलेट होती हैं तो यहाँ पे टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेट होता है, जो कि ये जो ग्रैन्यूल्स है हिस्टामिन के इनको फैसिलिटेट करता है और ये रिलीज होते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि हिस्टामिन रिलीज कब होता है, हिस्टामिन रिलीज होगा किसी भी एंटीजन के एंटर करने पे। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, वो हमारी बॉडी एंटीजन कंसिडर करती है। एंटीजन मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बाहर का है, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो एंटीजन ही मास्ट सेल में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं उससे कॉम्प्लेक्स बनाता है एंटर करके। ये एंटीबॉडीज और एंटीजन रिएक्शन, तो जनरली वो एंटीजन, ये जब भी एंटीजन एंटर करता है मास्ट सेल्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। अब मास्ट सेल में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, इस एंटीबॉडी से वो एंटीजन क्या करता है? बाइंड करता है। एंड देन इस एंटीजन और एंटीबॉडी के बाइंड होते ही इसको हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, राइट। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही जैसे ही यहाँ पे सेल में एक रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी की, वैसे ही टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, ठीक है। और फिर ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये अब बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर ये हिस्टामिन प्रेजेंट है, ये क्या होने लगता है? ये बर्स्ट आउट होने लगता है, ठीक है। बर्स्ट आउट होते ही फिर ये जो हिस्टामिन है ये रिलीज होता है, लेकिन ये हिस्टामिन फ्री फॉर्म में नहीं होता है। ये हिस्टामिन हमेशा हिपैरिन के साथ में बॉन्ड बना करके रखता है। हिस्टामिन जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, हिपैरिन जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो अब ये सोडियम के एक्सचेंज में, यानी कि हिपैरिन किससे जुड़ जाएगा? सोडियम के से, ठीक है, सोडियम और कैल्शियम से। एंड देन ये जो हिस्टामिन है ये फ्री हो जाता है। मतलब कि हिस्टामिन जब रिलीज हो रहा है मास्ट सेल से तो भी ये फ्री फॉर्म में नहीं है, ये बाहर आकर के सोडियम के साथ एक्सचेंज करेगा, ठीक है, बाहर के एक्स्ट्रा सेलर सोडियम से, और तब जाकर के जो हिस्टामिन है ये एक्सचेंज हो जाएगा और इस नेगेटिव हिपैरिन के साथ सोडियम जो है वो बाइंड कर जाएगा, ठीक है। यानी कि हिपैरिन फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज का सोडियम चाहिए और ये हिस्टामिन जो है अब ये फ्री हो जाएगा। अब ये हिस्टामिन ही बॉडी में जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितनी भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, एलर्जिक रिएक्शंस है, अभी मैं पढ़ाऊंगी क्या क्या फंक्शंस हैं हिस्टामिन के, उन सब के लिए अब ये हिस्टामिन कई सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बेसिकली हमने देखा कि जो हिस्टामिन है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? मास्ट सेल में, ठीक है, इन ग्रैन्यूल्स फॉर्म में। और ये कब रिलीज होगा? जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगी, और एंटीजन जब बॉडी में एंटर करेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगी
और ये एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, मास्ट सेल के ऊपर। और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो मास्ट सेल के अंदर से हिस्टामिन जो है वो रिलीज होगा। हिस्टामिन फ्री फॉर्म में नहीं होता, हमेशा हिपैरिन के साथ होता है। तो जब इसको हिस्टामिन को फ्री होना होता है तो हिपैरिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज सोडियम के साथ एक्सचेंज करता है और हिस्टामिन फिर रिलीज होता है। और यही हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बेसिक समझी, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ हिस्टामिन। अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हिस्टामिन, क्या क्या बेसिक काम करता है या क्या बॉडी में ये चेंजेस करता है, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन क्या क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामिन ऑन टारगेट सेल्स। क्या क्या रिस्पॉन्सेज भाई, ऑन टारगेट सेल। ठीक है, सबसे पहला हिस्टामिन पेन इंड्यूस करता है, इंड्यूस पेन। सेकेंड, increased vascular permeability, increased vascular permeability। vascular permeability का मतलब क्या है, vascular मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। permeability का मतलब क्या है, कोई भी ब्लड सेल्स या आप बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, सॉरी वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड वेसल्स की परमीबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस उस ब्लड वेसल्स की वॉल से कितना इजीली एंटर और एग्जिट हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वस्कुलर परमीबिलिटी। एग्जाम्पल, ये है ब्लड वेसल एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में। अब अगर ये जो ब्लड वेसल है इसको हम बोल रहे हैं वस्कुलर, अब अगर ये वस्कुलर परमिएबल है, राइट, तो कोई भी सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो इजीली इसकी वॉल को क्रॉस करके या वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या ब्लड वेसल्स के बाहर जा सकता है। परमिएबल मतलब कोई भी सब्सटेंस जो क्रॉस हो जाए, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, राइट। तो वस्कुलर परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस ब्लड वेसल से उसकी वॉल को क्रॉस करके एग्जिट हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमारी जो ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके जा सकती हैं। तो इसलिए वस्कुलर परमिबिलिटी हमारी बॉडी के लिए कुछ हद तक सही नहीं है, राइट। थर्ड रिस्पॉन्स है हिस्टामिन का, डायरेक्ट वेसोडाइलेटर। डायरेक्ट वेसोडाइलेटर का मतलब, वेसो मतलब ब्लड वेसल्स, डायलेटर मतलब डायलेट करना, मतलब एक्सपैंड करना, राइट। यानी कि ब्लड वेसल्स के एरिया को अब डायलेट कर देना, उसी को हम बोलते हैं वेसो डायलेटर, ठीक है। ये पहले कंस्ट्रिक्टेड था, अब ये डायलेटेड है, ठीक है। तो वेसो डायलेशन ब्लड वेसल का कुछ कंडीशंस में ही हेल्पफुल है। अगर मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है, राइट, और उसका उस कंडीशन में उसका ब्लड वेसल्स का डायलेशन होना चाहिए ताकि जो है ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे आ सके, राइट। अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हमको वेसोडाइलेशन चाहिए, राइट। तो कुछ कंडीशंस में ही हमको वेसोडाइलेशन चाहिए होता है, लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो है या हाइपोटेंशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमारे जो वेसोडाइलेटर्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। समझ गए बात को। सो वेसोडाइलेटर्स भी हमारे कुछ कंडीशंस में हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि ये अगर कोई पेशेंट जो है हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उस कंडीशन में अगर वेसोडाइलेशन होगा तो पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। फोर्थ, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म
ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है, ब्रोंको मतलब ब्रोंकाई, ठीक है, स्पाज्म मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो है वहाँ की मसल्स को, आप बोल सकते हैं उसके एरिया को कम कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म में ये देखिए एग्जाम्पल, ये ब्रोंकाई है, ठीक है, ये जो लंग्स में जा रही है। अब ब्रोंकोस्पाज्म में ये भी आप बोल सकते हैं एक कॉन्स्ट्रिक्शन ही है, उसी को हम बोल रहे हैं ब्रोंकोस्पाज्म, कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, जो ब्रोंकाई उसका जो पाथवे है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं ब्रोंकोस्पाज्म। तो ब्रोंकोस्पाज्म अगर किसी अस्थमा पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो भाई उसको तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो ब्रोंकाई है वो कंस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उस कंडीशन में अगर उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, यानी कि उसकी ब्रोंकाई और कंस्ट्रिक्टेड हो गई, तो उसको बोल सकते हैं कि उसके लिए बहुत फैटल कंडीशन है। तो ब्रोंकोस्पाज्म भी कुछ कंडीशंस के लिए सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कंडीशंस के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि ये एयर के पैसेज को कम कर देता है, राइट। अभी नेक्स्ट आता है हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्या, जो हिस्टामिन होता है वो हमारी स्टमक की पेराइटल सेल में हिस्टामिन रिलीज करने का भी काम करता है, राइट। और ये हिस्टामिन हमारी स्टमक के HCl सिक्रीशन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन में ये HCl सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन में यानी कि HCl के सिक्रीशन में भी हिस्टामिन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ जगह के लिए तो ये भी ठीक है भाई, HCl का सिक्रीशन हो रहा है, अगर स्टमक का pH बढ़ गया है और हमको एसिडिक चाहिए तो उस कंडीशन के लिए तो ठीक है कि हमको HCl का सिक्रीशन करवाना है। लेकिन अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, और उसकी स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो HCl का सिक्रीशन अगर बढ़ जाएगा तो वो अल्सर की बहुत सीवियर कंडीशन हो जाएगी, राइट। तो उस कंडीशन के लिए भी जो हमारे हिस्टामिन्स हैं वो सही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हमने फंक्शन देखे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ कंडीशंस के लिए तो एप्लीकेबल है, सही है, लेकिन कुछ में ये उन कंडीशंस को वर्स कर सकते हैं या बेकार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट जो है फैटल भी हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी में ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं या बिना किसी एंटीजन के भी ये रिलीज़ होने लगते हैं और बॉडी के बहुत ससेप्टेबल हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल छोटा सा भी आए तो उसमें हिस्टामिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लग रहा है, तो उस कंडीशन में हमको हिस्टामिन के रिलीज़ को ब्लॉक करना है। मतलब क्या, हिस्टामिन को हमको ब्लॉक क्यों करना है? ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, अगर हमको ये रिस्पॉन्सेज ब्लॉक करने हैं और ये हिस्टामिन जनरली कर रहा है, बॉडी में अननेसेसरीली हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है या बॉडी की स्मॉल चेंजेस पे भी बहुत हिस्टामिन रिलीज़ होने लग रहा है और ये सब इफ़ेक्ट देगा, तो ये हमारी बॉडी के लिए सही इफ़ेक्ट नहीं है। इन कंडीशंस को ही ओवरकम करने के लिए हमको लगती हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स ही इन एक्शंस को ब्लॉक करेंगे और हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक करेंगे, ताकि जो किसी अननेसेसरी जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस दे रहा है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बिना मौसम के ही छींक आने लगती है, बिना मौसम की स्नीजिंग होने लगती है, ठीक है। उनमें बहुत वो इट मीन्स कि वो बहुत ससेप्टेबल है चेंजेस के। कोई भी फॉरेन पार्टिकल उनकी बॉडी में अगर स्लाइटली भी एंटर कर रहा है तो उनकी बॉडी उसके लिए सीधा एलर्जिक रिएक्शंस शो कर रही है। तो वो एलर्जिक रिएक्शंस, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है इट मीन्स, और वो हिस्टामिन अगर इतना फ्रीक्वेंट रिलीज होगा, इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर रिलीज होगा, तो ये सब चेंजेस करने लगेगा जो हमारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ही हमको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब हम बात करते हैं हमारी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एंटी हिस्टामिनिक हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट आती हैं। अब इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन के कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जिन पे हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जाकर के बाइंड करेंगी, राइट। मतलब हमारी बॉडी में वेरियस रिसेप्टर्स हैं हिस्टामिन के, जहाँ से हिस्टामिन जाकर के बाइंड करता है। जैसे ये है रिसेप्टर,
ठीक है, ये क्या है, हिस्टामिन रिसेप्टर। अब हिस्टामिन रिसेप्टर से जब हिस्टामिन मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करेगा, ये हिस्टामिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बाइंड करेगा तो जो जो मैंने अभी एक्शन आपको बताए, क्या क्या, जैसे पेन इंड्यूस करना, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म करना, राइट, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन करना, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन करना, राइट, इसके अलावा परमेबिलिटी को बढ़ाना, वस्कुलर परमेबिलिटी, ये सारे रिस्पॉन्सेज अराइज होंगे। लेकिन क्या ये हिस्टामिन, ये जो एक्शन आ रहे हैं, ये बॉडी के अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, मतलब कोई ब्रोंकाई पे इफेक्ट आ रहा है, कोई स्टमक पे इफेक्ट आ रहा है, कोई ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट आ रहा है, कोई सेल्स पे आ रहा है। इट मीन्स कि क्या हिस्टामिन रिसेप्टर अलग अलग जगह हैं, तभी तो अलग अलग जगह रिस्पॉन्स आ रहा है हिस्टामिन का, है ना। मतलब हिस्टामिन रिसेप्टर स्टमक में भी हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में भी हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्रोंकाई में भी होंगे और सेल्स में भी होंगे। तो इस तरीके से हिस्टामिन रिसेप्टर्स बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे हैं और उनसे जब हिस्टामिन मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो अलग अलग रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 4 तरीके के हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं हमारे अलग अलग लोकेशंस पे। पहला है आपका फोर टाइप्स ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर। पहला H1 कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में, GIT में और CNS में। दूसरा H2 रिसेप्टर हमारे पाए जाते हैं मायोकार्डियल सेल में, मायोकार्डियल सेल्स में, ठीक है। मायोकार्डियल सेल्स मतलब हार्ट, ठीक है, हार्ट की सेल्स में H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। H1 रिसेप्टर हमारे ब्रेन में, GIT में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। H2 रिसेप्टर्स और कहाँ पाए जाते हैं, पेराइटल सेल्स में। पेराइटल सेल्स कहाँ होती हैं, स्टमक में। फिर आता है थर्ड हमारा H3, ये भी हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पाया जाता है। फिर आता है हमारा H4, ये हमारे थाइमस सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस हिस्टामिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन वेरियस लोकेशंस ऑफ द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, राइट, ओके। अब इसके बाद आते हैं हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, द ड्रग्स विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, राइट। इसमें अब कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।